जीवन जीने का एक ऐसा कारण खोजना कैसा रहेगा जो न केवल खुशी दे बल्कि संतुलन और शायद एक लंबी उम्र भी। आजकल की भागदौड़ में ये सवाल तो बहुतों के मन में आता होगा। आज हम एक ऐसे ही जापानी दर्शन पर गहराई से बात करने वाले हैं जो इन सवालों के जवाब देने का दावा करता है। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरायस की किताब है इकिगाई, खुशहाल और लंबा जीवन जीने का जापानी रहस्य। इसके हिंदी सारांश से कुछ महत्वपूर्ण अंश है हमारे पास। आज का हमारा मकसद सिर्फ इस शब्द इकिगाई का मतलब जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये दर्शन असल में काम कैसे करता है और हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है। तो चलिए इस विचार की परतें खोलते हैं। इकिगाई ये सिर्फ एक शब्द है या क्या कहें जीवन जीने का पूरा नजरिया? इसका असल मतलब क्या है और ये हमारी सोच को कैसे बदल सकता है? बिल्कुल, इकिगाई, हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत जापानी शब्द है। इसका कोई एक सीधा साधा हिंदी अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह, या कह सकते हैं होने का कारण। ये इस गहरे विश्वास पर आधारित है कि हर इंसान के जीवन में एक खास मकसद छिपा होता है और इस मकसद को पहचानना और जीना ही सच्ची खुशी, संतुलन और यहाँ तक कि लंबी उम्र का रास्ता हो सकता है। ये सिर्फ खुशी ढूंढना नहीं है, मतलब एक सार्थक जीवन जीना है। सुबह उठने की वजह, ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। लेकिन आजकल की जटिल दुनिया में कोई अपनी वजह या अपना इकिगाई कैसे पहचानेगा? क्या इसका कोई तयशुदा रास्ता है या ये बस एक एहसास है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये कोई रात भर में मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक खोज है, एक यात्रा है। और इस खोज में मदद के लिए इकिगाई का मॉडल 4 मुख्य सवालों या कह लीजिए दायरों पर टिका है। और दिलचस्प बात यह है कि इकिगाई इन चारों दायरों के सिर्फ जोड़ से नहीं बल्कि उनके संगम से मिलती है। इंटरसेक्शन, वो बिंदु जहां ये चारों बातें एक साथ मिलती है। पहला दायरा है आप क्या करना पसंद करते हैं, यानी आपका जुनून, पैशन। वो कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें आप पूरी तरह खो जाते हैं, जिन्हें करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। ये आपके दिल की आवाज है एक तरह से। दूसरा दायरा है आप किस काम में माहिर हैं, आपकी कुशलता, प्रोफेशन। ठीक है, तो पहला है जो मुझे पसंद है और दूसरा जिसमें मैं अच्छा हूं। ये दोनों तो कई बार अलग अलग भी हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। और यही तीसरा और चौथा दायरा महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा है दुनिया को किस चीज की जरूरत है। ये आपके मिशन से जुड़ा है। क्या आपके जुनून या आपकी कुशलता से दुनिया की कोई जरूरत पूरी हो सकती है? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे हल करने में आप योगदान दे सकते हैं? ये आपके काम को एक बड़ा उद्देश्य देता है। और चौथा, जो अक्सर थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, वो है किस चीज के लिए आपको भुगतान मिल सकता है, यानी आपका व्यवसाय या आजीविका। क्या समाज आपके जुनून, आपकी कुशलता या आपके मिशन के लिए पैसे देने को तैयार है? ये व्यवहारिकता का पहलू है। तो इकिगाई वो जादुई केंद्र बिंदु है जहां ये चारों दायरे मिलते हैं। जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। सिर्फ जुनून होना इकिगाई नहीं है अगर उससे पेट नहीं भरता। सिर्फ पैसा कमाना इकिगाई नहीं है अगर उसमें दिल नहीं लगता या दुनिया को कोई फायदा नहीं होता। ये संतुलन ही कुंजी है देखा जाए तो। जुनून, कुशलता, मिशन और आजीविका का संगम। अरे वाह, ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। ये जीवन के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को छूता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार है या असल जिंदगी में भी ऐसा संतुलन पाया जा सकता है? क्या इस किताब के सारांश में इसका कोई ठोस उदाहरण दिया गया है? हाँ, बिल्कुल है। और शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण भी जापान का ओकिनावा द्वीप। इस द्वीप को अक्सर शतायु लोगों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा अनुपात में पाए जाते हैं। उनकी लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी को इकिगाई का जीता जागता सबूत माना जाता है। ओकिनावा, हाँ, मैंने भी सुना है इनके बारे में, काफी चर्चा होती है। लेकिन क्या खास है वहां की जीवन शैली में जो उन्हें इतना अलग बनाता है? क्या वो बस अच्छी हवा, पानी और खान पान की बात है या कुछ और भी? वो तो है ही, जाहिर है पर्यावरण का असर होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। ओकिनावा के लोग इकिगाई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, शायद बिना इस शब्द का इस्तेमाल किए भी। पहली बात, उनका सामाजिक जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। वहां मोआई नाम की एक परंपरा है। ये बचपन में बने दोस्तों के समूह होते हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे का सामाजिक,
भावनात्मक और यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी साथ देते हैं। ये अकेलापन दूर करता है, जो आजकल कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। मुआए, अच्छा, यानी एक तरह का आजीवन सपोर्ट सिस्टम। ये तो बहुत दिलचस्प है। आजकल के बिखरे हुए समाजों में ऐसी चीजें कम ही देखने को मिलती हैं। सच में। और क्या है उनकी जीवनशैली में? उनका खान पान भी खास है। वे हारा हाचीबू के सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरो, कभी ठूस कर नहीं खाना। इससे पाचन तंत्र पर बोझ कम पड़ता है और माना जाता है कि ये लंबी उम्र का एक बड़ा राज है। उनका भोजन भी ज्यादातर पौधे आधारित होता है। खूब सारी सब्जियां, फल, सोया उत्पाद और थोड़ी मात्रा में मछली। कैलोरी कम, पोषक तत्व ज्यादा। पेट 80% भरना, अरे बाप रे, ये सुनने में आसान लगता है पर करने में शायद बहुत अनुशासन चाहिए, खासकर जब खाना स्वादिष्ट हो। हाँ, बिल्कुल। अनुशासन तो चाहिए, लेकिन ये उनकी आदत में शुमार है। और सबसे जरूरी बात, सक्रियता और उद्देश्य। ओकिनावा में लोग पूरी तरह से रिटायर होने की अवधारणा में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। बेशक वे अपनी मुख्य नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन वे हमेशा किसी न किसी सार्थक काम में लगे रहते हैं। बागवानी करना, मछली पकड़ना, हस्तकला बनाना, समुदाय के कामों में मदद करना, अपने मुआई के साथ वक्त बिताना। उनके पास हमेशा सुबह उठने की कोई न कोई वजह होती है, उनका अपना इकिगाई। वे उम्र को बाधा नहीं मानते, बल्कि अनुभव का खजाना समझते हैं। ये कमाल की बात है। तो लंबी और खुशहाल उम्र का राज सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के संतुलन में छिपा है। उद्देश्य का होना, जुड़े रहना, सक्रिय रहना, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो क्या इस किताब के सारांश में ओकिनावा के लोगों की इन आदतों से प्रेरणा लेकर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें कोई भी कहीं भी रहकर अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। सारांश में इकिगाई जीवन जीने के लिए कुछ व्यवहारिक नियम या आप कह सकते हैं सिद्धांत दिए गए हैं। ये कोई सख्त कानून नहीं है, बल्कि दिशा निर्देश है, जिन्हें धीरे धीरे अपनाकर जीवन में संतुलन और सार्थकता लाई जा सकती है। पहला नियम है, सक्रिय रहो, सेवा निवृत्ति मत लो। जैसा हमने ओकिनावा के बारे में बात की, इसका मतलब ये नहीं कि आप 9 से 5 की नौकरी कभी न छोड़ें, बल्कि हमेशा कुछ ऐसा करते रहें जिससे आपको लगे कि आप उपयोगी हैं, कुछ नया सीख रहे हैं या समाज में योगदान दे रहे हैं। अपने जुनून को जिंदा रखें, चाहे वो छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो। दिमाग और शरीर को चलाते रहना जरूरी है। हाँ, ये बात समझ में आती है। खाली बैठना अक्सर दिमाग को जंग लगा देता है। बिल्कुल। अगला नियम क्या है? दूसरा है, धीरे चलो और शांति से जियो। ये आजकल की हसल कल्चर के बिल्कुल विपरीत है। मतलब भागम भाग वाली जिंदगी के जीवन में अनावश्यक हड़बड़ी और तनाव से बचें। हर पल का स्वाद लें, चाहे वो सुबह की चाय हो या दोस्तों से बातचीत। भाग दौड़ अक्सर हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों से दूर कर देती है। धीमी गति से चलने का मतलब आलस नहीं, बल्कि सचेत होकर जीना है, माइंडफुलनेस। धीमी गति से जीना, ये आज के दौर में एक चुनौती जैसा लगता है, लेकिन शायद बहुत जरूरी भी है। और वो 80% वाला नियम, उसका क्या? हाँ, तीसरा नियम वही है, पेट 80% तक भरो, हारा हचीबू। ये सिर्फ कम खाने की बात नहीं है, बल्कि अपने शरीर की सुनने और आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। जब लगे कि पेट लगभग भर गया है, वहीं रुक जाएं। थोड़ा कम खाना शरीर को ऊर्जा बचाने में मदद करता है और माना जाता है कि इससे उम्र लंबी होती है। ठीक है, ये नियम तो याद रहेगा, कोशिश करनी पड़ेगी इसकी। और सामाजिक जुड़ाव के बारे में क्या है? चौथा नियम उसी से जुड़ा है, अच्छे दोस्तों और परिवार से घिरे रहो। मजबूत सामाजिक बंधन हमारी भावनात्मक और मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्त मुश्किल समय में सहारा बनते हैं, खुशियों को दोगुना करते हैं और हमें अकेला महसूस नहीं होने देते। ओकिनावा के मुआए इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने रिश्तों को सींचना, उनके लिए समय निकालना, ये इकिगाई का एक अहम हिस्सा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अकेलापन वाकई सेहत पर भारी पड़ सकता है, बहुत स्टडीज भी हैं इस पर। हाँ, अगला नियम क्या है? 5वां है, अगले जन्मदिन के लिए अपने शरीर को आकार दो। इसका सीधा मतलब है नियमित हल्का व्यायाम। ओकिनावा के लोग रोजमर्रा के कामों में ही काफी सक्रिय रहते हैं। चलना, उठना बैठना, बागवानी, जरूरी नहीं कि जिम जाकर घंटों पसीना बहाया जाए। योग, ताइची या बस रोजाना टहलना भी शरीर को लचीला और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।
यहाँ निरंतरता महत्वपूर्ण है, तीव्रता नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब शरीर को चलाते रहना, किसी ना किसी रूप में एक्टिव रहना। और प्रकृति के बारे में भी कुछ है, आजकल लोग नेचर से काफी कट गए हैं। हाँ बिल्कुल। छठा नियम है प्रकृति से दोबारा जुड़ो। शहर की भागदौड़ से दूर बाहर समय बिताना, ताज़ी हवा में सांस लेना, पेड़ पौधों को देखना, धूप लेना, ये सब हमारे मन और शरीर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रकृति हमें शांत करती है और हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। प्रकृति से जुड़ना, हाँ ये तो हम अक्सर भूल ही जाते हैं, बहुत जरूरी है ये। और क्या है? सातवां नियम है धन्यवाद दो और आभार व्यक्त करो, ग्रैटिट्यूड। जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, उसके लिए शुक्रगुजार होना। आभार व्यक्त करने से हमारा नजरिया सकारात्मक बनता है। हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखते हैं। ये हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। एक मुस्कुराहट भी इसी का हिस्सा है। ये ना सिर्फ आपका मूड बेहतर करती है, बल्कि दूसरों से जुड़ने में भी मदद करती है। सकारात्मकता और आभार, ये निश्चित रूप से जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और आखिरी नियम, आठवां, और आठवां, जो शायद इन सबको एक साथ बांधता है और हमें वापस इकिगाई की मूल भावना से जोड़ता है, अपनी इकिगाई का अनुसरण करो। यानी अपने जीवन का उद्देश्य खोजो और उस पर टिके रहो। हर दिन सुबह बिस्तर से उठने का एक कारण होना, वो जुनून, वो मिशन, वो काम जिसमें आप खो जाते हैं, उसे पहचाने और उसे अपने जीवन में जगह दें। और अगर मान लीजिए आप अभी तक अपनी इकिगाई नहीं खोज पाए हैं, तो उसे खोजना ही आपका मिशन बन सकता है। ये खुद एक जर्नी है। सक्रिय रहना, धीरे चलना, कम खाना, जुड़े रहना, व्यायाम करना, प्रकृति से जुड़ना, आभारी होना और अपने उद्देश्य का पालन करना। ये 8 नियम सुनने में भले ही सरल लगें, लेकिन इन्हें लगातार निभाना शायद एक पूरी जीवन शैली में बदलाव लाने जैसा है। ये सिर्फ अलग अलग नुस्खे नहीं लगते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए सिद्धांत लगते हैं। इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल सही कहा। ये नियम अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे प्रकृति से जुड़ना आपको शांत रहना, धीरे चलो में मदद कर सकता है। दोस्तों से मिलना आपके उद्देश्य इकिगाई को मजबूत कर सकता है। तो हाँ, ये एक हॉलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? लबुलुआब क्या है? ये इकिगाई की अवधारणा और ये नियम हमें क्या सिखाना चाहते हैं, खासकर आज के संदर्भ में जब सफलता को अक्सर पैसे और पद से ही जोड़ा जाता है? वो ये है कि सच्ची और स्थायी खुशी शायद बाहरी उपलब्धियों या भौतिक चीजों में उतनी नहीं मिलती, जितनी कि एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने में मिलती है। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि उद्देश्यपूर्ण काम करना, जिसमें वो चारों चीजें हों, जुनून, कुशलता, मिशन और आजीविका का संतुलन हो, साथ ही गहरे मानवीय रिश्ते निभाना, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और जीवन के प्रति सकारात्मक और आभारी नजरिया रखना, ये सब मिलकर एक लंबे, स्वस्थ और सबसे महत्वपूर्ण एक संतुष्ट जीवन का निर्माण करते हैं। ये सफलता की एक अलग परिभाषा देता है, वो परिभाषा जो अंदरूनी शांति और सार्थकता पर आधारित है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस केंद्र बिंदु को खोजने की कोशिश करें और फिर इन सरल सिद्धांतों को धीरे धीरे अपने जीवन में बुनते जाएं। एकदम से नहीं, पर धीरे धीरे। तो आज हमने जापानी अवधारणा इकिगाई की परतों को खोलने की कोशिश की। वो मीठा स्थान जहां हमारा जुनून, हमारी कुशलता, दुनिया की ज़रूरतें और हमारी आजीविका मिलते हैं। वो चीज़ जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की सच्ची वजह देती है। और हमने देखा कि कैसे ओकिनावा के शतायु लोग इस दर्शन को अनजाने में ही सही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं। उनकी लंबी, स्वस्थ और सक्रिय आयु का राज सिर्फ उनके जीन या खानपान में नहीं, बल्कि उनके उद्देश्यपूर्ण जीवन, मजबूत सामाजिक बंधनों और निरंतर सक्रियता में भी छिपा है। साथ ही हमने उन 8 सरल नियमों पर भी बात की जो हमें उस दिशा में बढ़ने में मदद कर सकते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। बिल्कुल, ये सब व्यक्तिगत संतुष्टि, संतुलन और एक लंबे सार्थक जीवन की तलाश से जुड़ा है। और शायद जाते जाते सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं, मेरा इकिगाई क्या है? और ये सवाल बहुत बड़ा और भारी लग सकता है ना? शायद इसकी शुरुआत इस बड़े सवाल से करने के बजाय ये सोचने से की जा सकती है कि आज मैं इन 8 नियमों में से कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकता हूँ। क्या मैं आज 5 मिनट प्रकृति में बिता सकता हूँ, या किसी दोस्त को फोन करके उसका हाल पूछ सकता हूँ, या खाने की आखिरी कौर छोड़ सकता हूँ? शायद इकिगाई की खोज का रास्ता ऐसे छोटे सचेत कदमों से ही शुरू होता है। क्या ख्याल है?